जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों 1999 में चाइना और पाकिस्तान के बीच में इक्वल शेयर में एक लो कॉस्ट लाइट वेट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप करने का समझौता हुआ था। समझौते के तहत पाकिस्तान द्वारा ऐसा एक एयरक्राफ्ट के लिए चाइना के साथ बातचीत किया जा रहा था जो इंडिया के सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और MiG-29 जैसे एयरक्राफ्टों को काउंटर कर पाए। पर दोस्तों इतने साल में हुआ क्या? इस फाइटर एयरक्राफ्ट के नाम पे पाकिस्तान को चाइना द्वारा बड़ा चुना लगाया गया। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि खाली अब इंडियन मीडिया नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों के तरफ से भी चाइना के JF-17 एयरक्राफ्टों को लेके क्या सोच विचार रखा जा रहा है। तो दोस्तों 20 साल पहले जिन एयरक्राफ्टों को लो कॉस्ट में डेवलप करने का बात कहा गया था वो अब पाकिस्तान के सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि एयरक्राफ्ट तो कम पैसे में मिल जाता है लेकिन उसका मेंटेनेंस और सर्विसिबिलिटी के लिए इतना ज्यादा खर्चा हो रहा है कि पाकिस्तान अब उस बजट को बेयर नहीं कर पा रहा है। दोस्तों ये एक तरीके से चाइना का ही ऐसा टैक्टिक्स था जिसके जाल में पाकिस्तान अब बुरी तरीके से फंस चुका है। दूसरी तरफ सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और MiG-29 जैसे एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए जिस एयरक्राफ्ट का सपना देख रहा था वो एयरक्राफ्ट अब ग्राउंडेड हो रहा है और एयरक्राफ्टों के एक के बाद एक खामियां उभर के आगे आ रहा है। दोस्तों इन खामियों के बारे में तो आप लोगों को बताऊंगा ही, लेकिन पहले जान लेते हैं कि दोनों देशों के इक्वल शेयर के नाम पे चाइना द्वारा पाकिस्तान को कैसे चुना लगाया गया। तो आपको जान के हैरानी होगा कि पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट में 1% भी हिस्सा नहीं है, पर एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर करने में पाकिस्तान का 58% शेयर है। लेकिन आपको ये भी सुन के हैरानी होगा कि इसमें पाकिस्तान सिर्फ एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम का ही निर्माण करता है और वो भी मटेरियल को चाइना से इंपोर्ट करके। JF-17 एयरक्राफ्ट के निर्माण पाकिस्तान के कामरा में स्थित एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में किया जाता है, जहाँ पे सिर्फ एयरक्राफ्टों के सब असेंबली मतलब कुछ पार्ट्स को जोड़ने का काम ही पाकिस्तानी इंजीनियरों को दिया गया, जिनमें फ्रंट फ्यूसेलाज से लेके टेल सेक्शन और विंग सेक्शन शामिल है। पर दोस्तों अगर एयरक्राफ्टों के महत्वपूर्ण कंपोनेंट जैसे लैंडिंग गियर, इजेक्शन सीट, कॉकपिट के अलग अलग इक्विपमेंटों को देखे तो ये बेसिकली चाइना से, रशिया से, यूरोप के देश, ब्रिटेन और इवन साउथ अफ्रीका से भी इंपोर्ट करके लाया जाता है। और सब कुछ पाकिस्तान में सीलबंद होके आने के बाद पाकिस्तानी इंजीनियरों के हाथ में सिर्फ एक ही काम होता है और वो है नट बोल्ट कसना और एयरक्राफ्टों में ग्रीन कलर के पेंट करना। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को लेके जो कुछ महत्वपूर्ण खामियों के बारे में हाल ही में बांग्लादेश मीडिया में चर्चा किया गया, चलिए एक एक करके उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस के बारे में पूरा दुनिया को तभी पता चल गया था जब पाकिस्तान द्वारा अमेरिका से अधिक मात्रा में फिर से F-16 दान में लेने का रिक्वेस्ट किया गया था। दोस्तों बेसिकली पाकिस्तानी मीडिया में JF-17 एयरक्राफ्टों को F-16 से आगे तरजीह देने का प्रयास किया जाता है, लेकिन उनका F-16 लेने का रिक्वेस्ट ये दर्शाता है कि F-16 जैसे पुराने एयरक्राफ्टों के सामने भी इन एयरक्राफ्टों का कोई हैसियत नहीं है। दोस्तों JF-17 एयरक्राफ्टों के टोटल 2 ब्लॉक पाकिस्तान द्वारा अब तक अपने एयरफोर्स में शामिल करना पॉसिबल हो पाया है, जबकि तीसरा ब्लॉक को फिलहाल पाकिस्तान डेवलप कर रहा है, जिनमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार लगाने का बात कहा जा रहा है। मतलब ऑलरेडी पाकिस्तानी एयरफोर्स में सर्व किए जाने वाले जो 115 एयरक्राफ्ट है उनमें से किसी के पास भी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार नहीं है। इवन इन एयरक्राफ्टों के जो डेटा लिंक सिस्टम है मतलब लिंक 17, ये भी इतना इफेक्टिव नहीं है कि ये हाई रेट में डेटा को दूसरे एयरक्राफ्टों के साथ शेयर कर पाए, जबकि ये अमेरिकी F-16 में इस्तेमाल होने वाले लिंक 16 के साथ भी कंपेटेबल नहीं है। इसी वजह से JF-17 F-16 के साथ एक साथ कोई ऑपरेशन में इस्तेमाल हो नहीं सकता। दोस्तों हथियार लोड के कैपेबिलिटी को देखे तो एक जंग फाइटर 17 के पास MiG-21 के बराबर के ही हथियार लेने का कैपेबिलिटी है। इवन सिर्फ 7 हार्ड पॉइंट होने की वजह से हथियार कैरी करने का कैपेबिलिटी एक रियल टाइम मिशन में इसका काफी घट जाता है। एयरक्राफ्टों में बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के लगाने का बात तो चाइना के तरफ से दावा किया जाता है, लेकिन बहुत सारे रिपोर्टों में यह भी खुलासा हो चुका है कि इन एयरक्राफ्टों के बियॉन्ड विजुअल रेंज और एयरबॉर्न इंटरसेप्टर रडार में इतना ज्यादा खामियां है कि ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इसमें लगाया हुआ बियॉन्ड विजुअल रेंज असल में खाली शो अप के लिए ही लगाया गया है। दूसरी तरफ चाइना के द्वारा इन एयरक्राफ्टों के ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 वर्जन में जो KLJ-7 AI रडार और वेपन मैनेजमेंट सिस्टम के लगाने का बात कहा गया है, उन्हें लेके भी कई सारे प्रॉब्लम हाल ही में दुनिया के सामने आ चुका है, जिससे एटलीस्ट ये साबित हो चुका है कि इन एयरक्राफ्टों के वेपन कैपेबिलिटी दुनिया के 3rd जनरेशन के एयरक्राफ्टों के बराबर का ही है, जबकि इन वेपन मैनेजमेंट सिस्टमों के मेंटेनेंस को लेके भी पाकिस्तान अब काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना कर रहा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो सिस्टमों को चाइना के द्वारा इन एयरक्राफ्टों में लगाया गया है वो पुअर होने के साथ साथ काफी ज्यादा मेंटेनेंस का भी मांग करता है और इससे ज्यादातर एयरक्राफ्ट ज्यादातर समय ग्राउंडेड ही रहता है। इसके अलावा इन एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्टों में ज्यादातर चाइनीज हथियारों का ही इस्तेमाल किया गया है, जिसके एफिशिएंसी को लेके भी कई बार सवाल उठ चुका है, जबकि चाइनीज एवियोनिक्स होने के वजह से अन्य हथियार भी इसमें इतना ज्यादा सुइटेबल नहीं होता है कि एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस में कोई भी तब्दीली ला सके। इवन एयरक्राफ्टों में जो GSH-23 मिलीमीटर के कैनन का इस्तेमाल किया गया है, उसे लेके भी हाल ही में प्रॉब्लम सामने आ चुका है। दोस्तों, ये कैनन असल में रशियन ओरिजिन का तो है, लेकिन चाइना द्वारा इसका सस्ता कॉपी करके पाकिस्तान को प्रोवाइड किया गया है और इसका ब्रस्ट फायर मोड में जैम होने का शिकायत भी कई सारे देशों के तरफ से अभी उठाया जा रहा है। पर दोस्तों, इन चीजों से अलग इन एयरक्राफ्टों के कॉस्ट कटिंग के चक्कर में चाइना द्वारा जो सबसे बड़ा झोल किया गया है वो है एयरक्राफ्टों के इंजन को लेके। आप सब लोगों को पता ही होगा कि इसमें RD-93 नामक एक इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो असल में रशिया के RD-33 इंजन का एक एक्सपेरिमेंटल वर्जन था, जिसे रशिया द्वारा भी रिजेक्ट किया गया था। इवन चाइना के JF-17 के अलावा कोई भी देश इन इंजनों को लेके अब तक कोई इंटरेस्ट नहीं जताया है। दोस्तों, इन इंजनों को लेके कहा जाता है कि इंजनों के परफॉर्मेंस तो घटिया है ही, साथ में चाइना द्वारा और कॉस्ट कटिंग के चक्कर में इसे और घटिया बनाया गया है। एयरक्राफ्टों के इंजन काफी ज्यादा हीट जनरेट करता है और आफ्टर बर्निंग के लिए काफी ज्यादा फ्यूल भी कंबस्शन करता है, जिसकी वजह से आसानी से एयरक्राफ्टों के पीछे से निकलने वाला गाढ़ा काला धुआं भी नजर में आ जाता है। इवन ये धुआं इतना मोटा और इतना काला होता है कि कई किलोमीटर दूर से खुले आंखों से भी इन धुएं को देखा जाना संभव है। दोस्तों, इंजनों के रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, थ्रस्ट का प्रॉब्लम, मेंटेनेंस इशू कई बार उठ चुका है और अब तो पाकिस्तान के तरफ से भी इंजनों को बदलने के लिए चाइना को कई बार कहा जा चुका है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान द्वारा इन इंजनों के बदले रशिया के RD-33 का एक अन्य वर्जन लगाने का सोच विचार किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के सोच विचार के ऊपर चाइना के कर्ज अब हावी पड़ रहा है। चाइना इन इंजनों को अपने ही बनाया हुआ इंजनों के द्वारा रिप्लेस करना चाहता है, ताकि चाइना को और ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिले। चाइना के इंजन ऑलरेडी पाकिस्तान के कुछ जहाजों में पहले भी लगाया जा चुका है, जिसका परफॉर्मेंस RD-93 इंजनों के तुलना में भी घटिया था। कुछ एयरक्राफ्टों को चाइना के तरफ से मार्केटिंग के नाम पे म्यांमार को भी गिफ्ट किया गया था, लेकिन दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों के टेल सेक्शन में मेजर क्रैक्स आने का भी रिपोर्ट हाल ही में हो चुका है। इवन पाकिस्तान के कराची में स्थित एयरबेसेस में करीबन 40% एयरक्राफ्ट इन्हीं क्रैक्स के वजह से ग्राउंडेड हो चुका है। इवन दोस्तों, ये क्रैक्स इतना मेजर है कि माइनर ओवरहॉलिंग या मेंटेनेंस से इन एयरक्राफ्टों को फिर से उड़ाने लायक बनाना लगभग नामुमकिन है। इन मेजर क्रैक्स को किस तरीके से ठीक किया जाए, ये अब पाकिस्तान के सरदर्द बना हुआ है। इवन कई सारे रिपोर्टों में एयरक्राफ्टों के फ्रंटल सेक्शन के वजन को लेकर भी सवाल उठाया गया। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन एयरक्राफ्टों के जो खूबियों के बारे में पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा किया जाता है, वो एक तरीके से प्रोपेगेंडा ऐसे भी साबित होता है, क्योंकि पाकिस्तान के ये एयरक्राफ्ट में अगर इतना खूबिया होता तो पाकिस्तान द्वारा अब तक कभी भी किसी अन्य देश के साथ एयर एक्सरसाइज में क्यों इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल नहीं किया गया। पाकिस्तान सिर्फ इन एयरक्राफ्टों को एयर शो में ही दिखाता है, क्योंकि एयर एक्सरसाइज में एयरक्राफ्टों के खामियों के बारे में पूरा दुनिया को पता चल जाएगा। जब किसी एक्सरसाइज में एयरक्राफ्ट किसी अन्य एयरक्राफ्ट के साथ कॉम्बैट सिनेरियो में ऑपरेट होगा, तो सामने वाले को भी पता चलेगा कि JF-17 के खामियां क्या है, और तब पाकिस्तानी मीडिया का पोल भी एक एक करके खुलने लगेगा। पर दोस्तों, इतने सारे मुश्किल होने के बावजूद पाकिस्तान अब मजबूर है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। दुनिया का कोई भी देश उसे एयरक्राफ्ट देने के लिए तैयार नहीं है, और जो तैयार है उनका एयरक्राफ्ट खरीदने का पाकिस्तान का अब औकात बचा नहीं है। हाल ही के दिनों में पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो हालत हुआ है और जिस तरीके से पाकिस्तानी रूपी का डिवैल्यूएशन करीबन 30% से अधिक हो चुका है, उससे तो आप अंदाजा लगा ही सकते होंगे कि पाकिस्तान फॉरेन करेंसी में कोई भी एयरक्राफ्ट आने वाले समय में खरीदने का औकात नहीं रखता है। ऐसे मौके में अपने जमीन को गिरवी रख के चाइनीज हथियारों को खरीदने के अलावा पाकिस्तान के पास कोई चारा बचा नहीं, और इसी वजह से मजबूरन JF-17 को पाकिस्तान अब झेल रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।